गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज एक नया टॉपिक लेके चलते हैं और ये नया टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये मान लीजिए आप, यदि मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बात करूँ तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से 100% क्या क्वेश्चन पुट अप होता है। तो आप समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे 100% क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आता है। बात आती है कि प्रक्षेप गति क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रक्षेप गति के लिए बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं द्विविमीय गति के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि प्रक्षेप गति और एक वृत्तीय गति, ये दोनों ही द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। यानी किसके एग्जाम्पल है? द्विविमीय गति के, यानी 2D मोशन के ये एग्जाम्पल है प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति क्या होती है? जैसे मान लीजिए क्षैतिज है और इस क्षैतिज से ये हुआ 2D, ये x और ये y। अब मैं मान लीजिए किसी कण को, मैं कोई भी कण है या वस्तु है, उस वस्तु को मैं क्षैतिज के साथ किसी थीटा कोण पर, तो ये किसी थीटा कोण हो गया थीटा, ठीक है। तो मैं किसी वस्तु को अथवा कण को क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता हूँ, ऐसे ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता हूँ, तो इस कण का जो पथ है वो कुछ इस प्रकार से होता है। होता कि नहीं होता? इस कण का अथवा वस्तु का जो पथ है वो इस प्रकार से होता है। यानी जब भी किसी वस्तु को अथवा कण को मैं क्षैतिज के साथ और ऐसे एक वस्तु ली मैंने हाथ में और क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए उसे मैं इस प्रकार से फेंकूंगा, एक प्रारंभिक वेग u के साथ में इस प्रकार से फेंकूंगा, तो वो क्या हो बेटा? वो इस प्रकार से गति करेगा, यानी वो अर्धवृत्त पर इस प्रकार से गति करता हुआ वो जमीन पर गिर जाएगा। तो जो वस्तु की जो गति है इस प्रकार की, उसे आप क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। यानी जब किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ किसी थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण या पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है। किसके अधीन गति करती है? गुरुत्वीय त्वरण, या मैं कह दूं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है। तो वस्तु की अथवा कण की इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति। एक बार पुनः सुन लीजिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से या क्षैतिज से, इसे क्षैतिज भी बोलते हैं, से किसी थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है और वस्तु की इस प्रकार की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। तो बेटा इसमें जो गति का जो पथ होगा, यानी वस्तु की गति का जो पथ होगा वो कैसे होगा? परवलयाकार। कैसे होगा? परवलयाकार। यानी परवलय का इस प्रकार से होता है परवलय, क्लियर? तो परवलयाकार पथ होगा। तो वस्तु की गति का जो पथ होगा वो किस प्रकार का होगा बेटा? परवलयाकार पथ होता है। क्लियर आएगी बात समय? तो ये होती है प्रक्षेप गति। अब बात आती है कि जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक बंदूक है और इस बंदूक से मैं किसी गोली को दागता हूं, तो वो गोली कुछ इस प्रकार से जाएगी ना। तो जो बंदूक की गोली से यदि किसी थीटा कोण पर यदि कोई गोली दागी जाए तो वो किस पथ पर गति करेगी? परवलयाकार पथ पर। यानी गोली की जो मैं कहूँगा गति वो किस प्रकार की होगी? प्रक्षेप गति। कैसी होगी बेटा? प्रक्षेप गति। आगे बात करते हैं। तो जो प्रक्षेप गति होती है, किसी भी वस्तु की जो प्रक्षेप गति होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और 3 प्रकार कौन कौन सी है? एक तो होती है तिर्यक प्रक्षेप गति, एक होती है क्षैतिज प्रक्षेप गति और तीसरी होती है नत समतल पर प्रक्षेप गति। तो किसी भी वस्तु की जो गति होती है यानी प्रक्षेप गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। तिर्यक प्रक्षेप गति, क्षैतिज प्रक्षेप गति और नत समतल पर प्रक्षेप गति। इन तीनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तिर्यक प्रक्षेप गति क्या होती है कि यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जो वस्तु की गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है और वस्तु की गति किस प्रकार की कहलाएगी? तिर्यक प्रक्षेप गति। क्या कहलाएगी बेटा इस स्थिति में? वस्तु की जो गति है वो कैसी कहलाएगी? तिर्यक प्रक्षेप गति। यानी तिर्यक प्रक्षेप गति क्या होती है कि यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है और वस्तु की इस प्रकार की गति तिर्यक प्रक्षेप गति कहलाती है। अच्छा, क्षैतिज प्रक्षेप गति क्या होती है? क्षैतिज प्रक्षेप गति में क्या होता है कि यदि मैं किसी वस्तु को क्षैतिज मैं इस प्रकार से फेंकूँ, क्षैतिज का मतलब है कि जैसे मेरे हाथ में कोई पत्थर है
और उसको मैंने इस प्रकार से फेंका, तो वो कैसे गति करेगा बेटा, सीधे जाएगा और फिर वो इस प्रकार से जाएगा। क्लियर? यानी किसी वस्तु को मैं क्षैतिज में इस प्रकार से फेंकता हूँ, क्लियर, तो उसकी गति का पथ कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये कौन सा कहलाएगा, क्षैतिज, और क्या कहलाएगा, ये क्षैतिज त्रियक गति, सॉरी क्षैतिज प्रक्षेप गति। क्या कहलाएगा बेटा, क्षैतिज प्रक्षेप गति। या मैं किसी वस्तु को किसी बिल्डिंग से, जैसे गेंद है मेरे पास और मैंने उस गेंद को किसी बिल्डिंग से इस प्रकार से फेंका, तो जो गेंद की गति होगी उसका जो पथ होगा वो भी परवलयाकार होगा, लेकिन इस प्रकार की गति वो कैसी कहलाएगी बेटा, क्षैतिज प्रक्षेप गति। क्या कहलाएगी, क्षैतिज प्रक्षेप गति। तो ये होती है क्षैतिज प्रक्षेप गति। एक होती है नत समतल पर प्रक्षेप गति। तो नत समतल पर प्रक्षेप गति किस प्रकार की होती है, तो नत समतल पर प्रक्षेप गति ऐसी होती है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये कोई मेरे पास नत समतल है, क्या कहते हैं इसे बेटा, नत समतल। क्या कहते हैं इसे, नत समतल। अब इस पर भी मैंने, इस नत समतल पर मैंने किसी वस्तु को इस नत समतल से किसी थीटा कोण पर फेंकता हूँ, नत समतल से थीटा कोण बनाते हुए, तो उसकी गति का पथ इस प्रकार से होता है। तो ये क्या कहलाएगा, नत समतल पर प्रक्षेप गति। क्या कहलाएगा, ये नत समतल पर प्रक्षेप गति। यानी किसी भी वस्तु को नत समतल पर, नत समतल क्या होता है कि क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर उठा हुआ तल, क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर उठा हुआ तल नत समतल कहलाता है। क्या कहलाता है, नत समतल। अब यदि मैं इस नत समतल से भी किसी वस्तु को थीटा कोण बनाते हुए इस प्रकार से प्रक्षेपित करता हूँ, फेंकता हूँ, तो जो वस्तु की गति होगी वो क्या कहलाएगी, नत समतल पर प्रक्षेप गति। तो बेटा ये तीन प्रकार की होती है, तिर्यक प्रक्षेप गति, क्षैतिज प्रक्षेप गति और नत समतल पर प्रक्षेप गति। इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब इन तीनों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ कुछ 5-6 पॉइंट है, और वो क्या कहलाती हैं कि प्रक्षेप गति में परिकल्पनाएं, यानी प्रक्षेप गति में कौन कौन सी जो बातें इंपॉर्टेंट है जिनको अपन मुख्य रूप से मानते हैं, जिनको कहना एक उनका अनुपालना करना अनिवार्य है। क्लियर? तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, तो परिकल्पनाएं पढ़ेंगे अपन। उससे पहले तो देखो पहली परिकल्पना क्या है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये 5 बातें जो कि प्रक्षेप गति की परिकल्पनाएं कहलाती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आ सकता है 1-2 नंबर में कि प्रक्षेप गति की कोई भी 2 परिकल्पनाएं लिखी है। तो मैंने आपको यहाँ पर 5 परिकल्पना बताने जा रहा हूँ जो कि प्रक्षेप गति की परिकल्पनाएं कहलाती है। पहली परिकल्पना क्या है कि पृथ्वी का वक्रता प्रभाव नगण्य माना जाता है। पृथ्वी का वक्रता प्रभाव यानी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से होती है। अब मान लो मैं किसी वस्तु को क्षैतिज से इस प्रकार से किसी थीटा कोण पर मैं प्रक्षेपित करता हूँ, क्लियर, वो इस प्रकार से जाएगी वस्तु। तो आप कहोगे सर वस्तु जो पृथ्वी की जो वक्रता है उसके क्या है, समांतर है। ऐसा कुछ नहीं है। इस स्थिति में क्या करते हैं कि जो पृथ्वी का जो वक्रता प्रभाव है उसको अपन नगण्य मानते हैं, यानी सीधा मान के चलते हैं। क्लियर? तो पहला बिंदु यही है कि पृथ्वी का वक्रता प्रभाव नगण्य माना जाता है, किसके अंदर, प्रक्षेप गति के अंदर। दूसरा बिंदु क्या है कि पृथ्वी का घूर्णन प्रभाव नगण्य माना जाता है, यानी पृथ्वी के घूर्णन प्रभाव से वस्तु की प्रक्षेप गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि समस्त वायु प्रतिरोधी बल नगण्य माने जाते हैं। समस्त वायु प्रतिरोधी बल, समस्त वायु प्रतिरोधी बल का मतलब है जैसे हवा, आंधी, तूफान, बरसात, ये सभी क्या है, प्रतिरोधी बल कहलाते हैं। तो ये सभी प्रतिरोधी बल नगण्य माने जाते हैं, क्योंकि जैसे वस्तु को अपन प्रक्षेपित कर देंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है, और गुरुत्वीय त्वरण को अपन कांस्टेंट मानते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या लेके चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपकी बात में? तो बेटा इसको ध्यान रखना, फिक्स मानते हैं, और इसको फिक्स मानने का कारण यही है क्योंकि समस्त जो वायु प्रतिरोधी बल है उनको क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। नेक्स्ट चौथा बिंदु है कि गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। जैसे वस्तु को मैंने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया तो जो वस्तु है वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है। क्लियर? तो जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा है वो सदैव ऊर्ध्वाधर कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है। क्लियर? अच्छा, प्रक्षेप गति में कण का क्षैतिज वेग सदैव एक समान होता है, यानी इस वाले वेग की बात करते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको क्षैतिज वेग क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना कि प्रक्षेप गति में कण का जो क्षैतिज वेग है सदैव क्या होता है, एक समान होता है। इसलिए क्षैतिज त्वरण का मान क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। यानी क्षैतिज त्वरण, यानी क्षैतिज त्वरण का मतलब होगा ax, तो ax इक्वल टू हमेशा क्या मानेंगे, 0। और
और जबकि ऊर्ध्वाधर त्वरण ए बाई इक्वल टू क्या मानेंगे माइनस में जी, क्योंकि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है और क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव ऊपर से नीचे की ओर होती है, लेकिन मैं वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, इसलिए इसको क्या लेंगे नेगेटिव। तो ऊर्ध्वाधर त्वरण को क्या लेंगे नेगेटिव, जबकि जो क्षैतिज त्वरण होता है उसको क्या माना जाता है शून्य। तो बेटा ये 5 बिंदु थे जो कि क्या कहलाते हैं प्रक्षेप गति की परिकल्पनाएं कहलाती है। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको बताया था शुरू में कि प्रक्षेप गति के प्रकार, उसमें मैंने 3 प्रकार बताए थे, तिर्यक प्रक्षेप गति, क्षैतिज प्रक्षेप गति और एक नत समतल पर प्रक्षेप गति। आज पहला लेके चल रहे हैं अपन क्षैतिज प्रक्षेप गति। तो क्षैतिज प्रक्षेप गति के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि क्षैतिज प्रक्षेप गति क्या होती है और इसमें जो गति का पथ है वो किस प्रकार से आता है। क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्या है तिर्यक प्रक्षेप गति, यानी ये पहला प्रकार है प्रक्षेप गति का। तो तिर्यक प्रक्षेप गति क्या होती है कि जब भी किसी पिंड को क्षितिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी पिंड को क्षितिज के साथ, मान लीजिए ये कोई क्षितिज है, ये क्या क्षितिज है, ये है क्षितिज। अब जब किसी पिंड को क्षितिज के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और क्षितिज से किसी थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जो वस्तु है वो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गति करती है। तो जो वस्तु है वो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से क्या करती है गति करती है। क्लियर। तो वस्तु है वो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गति करती है और वस्तु की इस प्रकार की गति तिर्यक प्रक्षेप गति कहलाती है। क्लियर। तो ये तिर्यक प्रक्षेप गति है। अब बात क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई कण है जो कि मूल बिंदु ओ से, किसी कण को मैं मूल बिंदु ओ से और क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंकता हूँ। तो ये प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका, तो मैं किसी भी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता हूँ। तो जैसे मैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता हूँ तो बेटा ये जो वस्तु है वो परवलयाकार पथ पर गति करती है। इसको अपन सिद्ध भी करेंगे कि वस्तु का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। तो जो वस्तु वो परवलयाकार पथ पर गति करती है यानी 2D मोशन हो गया, यानी द्विविमीय गति होगी। तो जो प्रारंभिक वेग है u, उसको 2 घटकों में विभाजित करते हैं। ये वाला घटक हो जाएगा क्षैतिज घटक ux और ये वाला घटक हो जाएगा वो क्या कहलाएगा ऊर्ध्वाधर घटक यानी uy। तो मैंने जो वेग है u प्रारंभिक वेग उसको घटकों में विभाजित किया तो उसका क्षैतिज घटक आया ux और जबकि ऊर्ध्वाधर घटक क्या आया, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक के लिए बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक गया है uy। तो क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक ux इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, जिसके साथ में कौन बनता है वो क्या होता है cos थीटा। तो ये तो हो जाएगा q cos थीटा। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक u बाई इसको क्या मान लेंगे u sin थीटा, बाकी बचा कुछ कौन क्या होता है u sin थीटा। तो क्षैतिज घटक होता है ux इक्वल टू u cos थीटा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक होता है u sin थीटा। क्लियर बेटा। तो जब भी किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो बेटा इस वेग का एक क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आते हैं। तो क्षैतिज घटक क्या होता है एक समान होता है, जो क्षैतिज घटक होता है ux ये क्या होता है एक समान होने के कारण जो क्षैतिज त्वरण होता है ax, तो क्षैतिज त्वरण ax का मान क्या होता है 0। मैंने पहले बताया था परिकल्पना पर। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है, तो इसमें uy यानी जो ऊर्ध्वाधर घटक का जो त्वरण होगा वो क्या होगा माइनस के जी, क्योंकि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो तो माइनस के जी लेते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक समान होने के कारण जो क्षैतिज त्वरण है उसका मान क्या मानते हैं 0 मानते हैं। क्लियर। अब इस तिर्यक प्रक्षेप गति से संबंधित राशियों को पढ़ते हैं कि इससे संबंधित राशियाँ कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपन प्रक्षेप का पथ निकालेंगे कि जब किसी वस्तु को किसी थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका जो पथ है वो किस प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वस्तु का जो पथ है वो परवलयाकार होता है, तो उसको बाकायदा सिद्ध करेंगे कि वस्तु का जो पथ है वो परवलयाकार होता है या फिर नहीं होता है। तो अपन इसको सिद्ध करेंगे। तो मैंने मान लिया कि जो वस्तु है t समय पर, मैंने मान लिया कि जो वस्तु है वो t समय पर, जैसे मैंने उसको फेंका तो t समय पर उसके जो निर्देशांक है यानी वो बिंदु इस पर आ जाती है, कुछ भी मान लीजिए बिंदु P पर, उसके निर्देशांक है x, y। यहाँ पर जो कण के निर्देशांक है वो कितने x, y है।
तो किसी समय t पर कण के जो निर्देशांक है वो x बाई हो जाते हैं। तो गति के द्वितीय समीकरण से, किससे बेटा, गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है कि s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण यही होता है। तो मैं कहूँगा कि क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तो क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दोनों दिशाओं में निकालूंगा मैं बेटा, क्षैतिज दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो क्षैतिज दिशा में तो उसको मैं ऐसे लिख दूँ एस एक्स, एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स दिशा में यानी क्षैतिज दिशा में, तो उसको लिख दूँ मैं यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ और ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यानी क्षैतिज दिशा के लिए गति का द्वितीय समीकरण को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। एक्स यहाँ पर क्या बता रहा है कि क्षैतिज दिशा के लिए है। क्लियर। अब चूंकि बेटा अपन को दे रखा, अपन निकाल चुके हैं कि यू एक्स यानी क्षैतिज घटक आया था अपने पास यू कॉस थीटा, और जबकि क्षैतिज त्वरण का मान क्या लिया था अपन ने, 0। क्लियर। इन दोनों को इसमें पुट करेंगे तो अच्छा एस एक्स, क्लियर। तो यू एक्स का मान क्या आया था अपने पास यू कॉस थीटा, और ए एक्स का मान क्या था 0, और एस एक्स यानी क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी में क्या मान लेता हूँ एक्स। तो एक्स इक्वल टू यू एक्स का मान क्या है यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा प्लस में हाफ, और ए एक्स का मान क्या माना है मैंने 0 इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स का मान क्या माना है मैंने, अच्छा टी और भूल गए अपन, तो यू कॉस थीटा इंटू में टी आएगा। क्लियर। अच्छा एक्स इक्वल टू क्या गया यू कॉस थीटा इंटू टी, ये तो क्या हो गया बेटा पूरा 0, तो यहाँ से टी का मान निकालिए तो टी इक्वल टू आपके पास आ गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर। तो ये आ गया समीकरण नंबर, इसको डाल दो 1। और जिस प्रकार से मैंने क्षैतिज दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकाली, उसी प्रकार मैं निकालूंगा ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने क्षैतिज दिशा के लिए x लिया, उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए क्या लूंगा मैं बाई, तो उसको लिख दूंगा एस बाई इक्वल टू यू बाई इंटू टी प्लस हाफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर। अब चूंकि मैंने बताया था कि जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो क्या होता है यू साइन थीटा, निकाल चुके हैं। ऊर्ध्वाधर घटक क्या आपके पास में यू साइन थीटा, तो ये आ गया यू साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक मैंने ले लिया यू साइन थीटा, और जबकि ए बाई का मान क्या है माइनस में जी। क्लियर। और एस बाई को क्या मान लिया मैंने, ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी बाई। तो इन तीनों चीज़ों को अपन पुट कर देंगे। क्लियर। तो कहेगा बाई इक्वल टू यू साइन थीटा, क्लियर, इनटू में टी प्लस हाफ, इसमें माइनस जी, और ये टी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो टी का मान मैंने समीकरण 1 से निकाल लिया, तो टी का मान समीकरण 1 से रखने पर, टी का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो टी का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो बाई इक्वल टू यू साइन थीटा, और देखो टी का मान क्या है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो इनटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, फिर माइनस तो बाहर आ जाएगा तो माइनस हाफ। क्लियर। अच्छा जी की जगह जी आएगा तो इसको जी बाई 2 लिख दूँ, और ये टी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर का मान रख दिया। अच्छा बेटा यू से तो यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो बाई इक्वल टू आ गया टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ये क्या हो गया हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मैं इस समीकरण की तुलना करूं, जो प्राप्त समीकरण 2 है, यदि मैं इसकी तुलना बाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से करूँ, ये परवलय का समीकरण होता है। किसका समीकरण होता है बेटा, परवलय का। तो ये परवलय का समीकरण होता है। यदि मैं इसे इसकी तुलना करूँ तो यहाँ पे एक ही स्थान पर क्या आ रहा है टेन थीटा, एक ही स्थान पर क्या आ रहा है टेन थीटा,
और b के स्थान पर क्या आ रहा है जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हाफ। क्लियर? तो बेटा कुल मिला के किसका समीकरण आ गया? परवलय का समीकरण आ गया। तो यहाँ से समीकरण 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब भी किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गति का पथ होता है वो कैसे होता है बेटा? परवलयाकार होता है। कैसे होता है? परवलयाकार होता है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया समीकरण 2 से कि यदि किसी वस्तु को यदि मैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्षैतिज के साथ किसी थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंकता हूँ तो उसकी गति का जो पथ होता है वो कैसे होता है? परवलयाकार। एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहले तिर्यक प्रक्षेप गति क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो इस तिर्यक प्रक्षेप गति की मैंने परिभाषा बताई थी। यदि किसी कण को पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गति करती है और पिंड की इस प्रकार की गति तिर्यक प्रक्षेप गति कहलाती है। तो तिर्यक प्रक्षेप गति जैसे मैंने मान लिया कोई पिंड है मेरे पास, उसको मूल बिंदु ओ से प्रारंभिक वेग u के साथ में किसी थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ तो उसकी गति का पथ कुछ इस प्रकार से होता है। मैं मान रहा हूँ किसी समय t पर यानी बिंदु P पर है, किसी समय t पर कण बिंदु P पर है और उसके जो निर्देशांक है वो x और y है। तो जो प्रारंभिक वेग u है उसको यदि मैं घटकों में विभाजित करूंगा तो x दिशा में इसका घटक आएगा ux, जबकि y दिशा में घटक आएगा uy। यानी क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? ux इक्वल टू यू कॉस थीटा। और जबकि क्षैतिज घटक एक समान रहता है इसलिए क्षैतिज त्वरण को क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक uy इक्वल टू क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। और बेटा ऊर्ध्वाधर घटक यानी गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है इसलिए ay इक्वल टू माइनस जी लिया है। यानी ऊर्ध्वाधर जो त्वरण है वो क्या लिया? माइनस जी, क्योंकि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है जबकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कहाँ होती है? ऊपर से नीचे की ओर होती है। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई। अब अपन क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रक्षेप का पथ यानी पथ परवलयाकार होता है या नहीं होता है इसको सिद्ध करेंगे। तो मैंने गति का द्वितीय समीकरण लिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब मैं क्योंकि वस्तु 2D मोशन करती है यानी x दिशा में भी गति करती है और y दिशा में भी गति करती है यानी समतल में गति करती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि x दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी तो मैंने x तो यानी एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स की वैल्यू पहले से ही है ही है और ए एक्स की वैल्यू पहले से ही है अपने पास, जो कि क्या है? 0। और मैंने मान लिया कि क्षैतिज दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? x। इन तीनों बातों को मैंने इसमें रख दिया समीकरण में। तो इन तीनों बातों को रखेंगे तो आपके पास समीकरण आ गया x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ और ए एक्स की वैल्यू 0 है इंटू टी स्क्वायर। तो ऐसे t की वैल्यू निकाली x अपॉन यू कॉस थीटा। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी वस्तु के द्वारा यानी एस वाई इक्वल टू यू बाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू बाई की वैल्यू अपन ने पहले निकाली यानी ऊर्ध्वाधर घटक को अपन लोग पहले निकाल चुके हैं, यू बाई इक्वल टू यू साइन थीटा। और जबकि ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या होता है? माइनस जी। और एस वाई इक्वल टू मैंने यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी क्या मान ली मैंने? बाई। इन सभी को मैंने पुट किया और टी का मान समीकरण 1 से रखा तो ये साइन यू से यू कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू का कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मैं इस समीकरण की परवलय के समीकरण बाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर से तुलना करता हूँ तो ए का वैल्यू यह था और बी का वैल्यू यह था। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है? यानी समीकरण 2 से सिद्ध हो रहा है कि जो वस्तु की गति का पथ होता है वो परवलयाकार होता है। क्या होता है? वस्तु की गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। नेक्स्ट और भी इससे संबंधित राशियाँ क्या है? जैसे उड्डयन काल का होता है, परास क्या होती है? क्लियर? तो उड्डयन काल क्या होता है कि उड्डयन काल की वस्तु को यहाँ से और यहाँ तक आने में कुल कितना समय लगा। क्लियर? परास यानी वस्तु को यहाँ से और यहाँ तक आने में कितनी उसने क्षैतिज दूरी तय करी। इन सभी के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लियर बेटा? यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बता रखे, मेरे नंबर है 9509 और 72743। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर बेटा? कल मैं आपको बताऊंगा इसी में प्रक्षेप गति में कि उड्डयन काल क्या होता है। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? थैंक यू।